स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों लास्ट वीक वेंसडे को एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी ECAP ने यूएस डॉलर के एक्सचेंज रेट से प्राइस कैप रिमूव कर दिया। इसकी वजह से ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपी 1.2% से गिरकर यूएस डॉलर के अगेंस्ट 243 तक पहुंच गया। थर्सडे तक आते आते पाकिस्तानी रुपी और भी ज्यादा गिरा और उसने डॉलर के अगेंस्ट अपने एडिशनल 9.6% वैल्यू लूज कर डाली। दिन के खत्म होते होते पाकिस्तानी रुपी डॉलर के अगेंस्ट 255.4 पर ट्रेड किया जा रहा था और ये अपने आप में एक हिस्टोरिक लो वैल्यू थी। ECAP का यूनिलैटरल मूव ये बताता है कि पाकिस्तान में केवल एक यही एक्सचेंज रेट काम नहीं करता है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी रुपी ब्लैक मार्केट में यूएस डॉलर के अगेंस्ट 270 रुपीस के रेट पर ट्रेड हो रहा है। आज पाकिस्तान का फॉर्मल एक्सचेंज रेट स्पेक्ट्रम उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग, रेमिटिंग और यहाँ तक कि उसके बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स को भी कोलैप्स कर चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर इशक दर की उस पॉलिसी का नतीजा है जिसके तहत वो पाकिस्तानी रुपी के एक्सचेंज रेट को जबरदस्ती फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। सितंबर में अपनी पोजीशन पर वापस आने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी रुपी को 200 के नीचे लाने का वादा किया था। उसी को पूरा करने के लिए वो इस तरह के अनसस्टेनेबल स्टेप्स ले रहे हैं। दर का प्लान था कि वो अपने प्रीवियस टर्म की मॉनेटरी पॉलिसी को रिपीट करेंगे जिसके तहत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक पोर्शन करेंसी मार्केट में पंप किया जाएगा ताकि रुपी को फोर्सिबली स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन जाहिर है कि ऐसा करने के लिए उनको अपने एक्सपोर्ट्स पर कटौती करनी होगी और आज वही हो रहा है। ये प्लान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के द्वारा अडॉप्ट किया गया था जो कि जनरल इलेक्शन से पहले एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन के वर्ज पर थी। इसने पार्टी को कुछ समय के लिए भले ही हेल्प किया हो किंतु उनके द्वारा एक्सपेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और लोन मटेरियलाइज नहीं हो पाए और वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स गिरकर 4.1 बिलियन डॉलर्स तक रह गए हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा 3 वीक्स का इंपोर्ट सस्टेन कर सकते हैं। और तो और हाल ही में इशक दर ने एक ही झटके में पेट्रोल का प्राइस 35 रुपए और बढ़ा दिया है। इस सबसे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में एक सोवरेन डिफॉल्ट के प्रोस्पेक्ट्स रियलिटी से बेहद नजदीक आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जो भी गवर्नमेंट का प्लान था उसने काम नहीं किया क्योंकि अब मार्केट में कोई डॉलर्स बचे ही नहीं है। पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज के हसन अब्बास का कहना है कि इस समय लोग काउंटर पर डॉलर्स को परचेज करने ही आ रहे हैं, बेचने के लिए नहीं। लोगों का कहना है कि वो ब्लैक मार्केट में डॉलर को 260 से ऊपर के रेट पर बेच सकते हैं। ऐसे में वो उसको ओपन मार्केट में 240 के रेट पर क्यों बेचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान में किस ब्लैक मार्केट की बात हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ ब्लैक मार्केट से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन में होने वाले यूएस डॉलर के फ्लो को रेफर किया जा रहा है। इसको कुछ एक्सपर्ट्स अफगानिस्तान पाकिस्तान डॉलर कार्टेल का नाम भी दे चुके हैं। ये ब्लैक मार्केट इन दोनों हाइफिनेटेड कंट्रीज की डिवास्टेटिंग इकोनॉमी को यूनिफाई करने का काम कर रही है। तो आखिर क्या है ये AF पाक डॉलर कार्टेल की कहानी, ये काम कैसे करता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 7 फरवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मेन डिस्कशन को शुरू करने से पहले आइए एक नजर इसके बैटल ग्राउंड पर डालते हैं। डॉलर्स का ये इलीगल ट्रेड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिस्प्यूटेड बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में
थ्राइव करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रीजन ड्यूरेंट लाइन के बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण एक बेहद वॉलेटाइल और अनस्टेबल रीजन है। इस राइवलरी के रूट्स उस समय से ट्रेस किए जा सकते हैं जब पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हम बात कर रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर की। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्द उनके सिख एम्पायर को ओवरटेक कर लिया और तभी से सिख एम्पायर का बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर में तब्दील हो गया। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिमार्केट किया गया। इसको ब्रिटिश ऑफिसर मॉर्टाइमर ड्यूरेंट के नाम पर ड्यूरेंट लाइन कहा जाने लगा। इंडिया के पार्टीशन के बाद यह बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में तब्दील हो गया। किंतु यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ड्यूरेंट लाइन ने इस रीजन की डोमिनेंट पश्तून कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। असल में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और नदन बलूचिस्तान में पश्तून मेजोरिटी में कंसंट्रेटेड है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में पश्तून कुल 18% है, जबकि अफगानिस्तान में ये उनकी पॉपुलेशन का 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद पश्तून कम्युनिटी अफगानिस्तान के साथ यूनाइट होने की मांग करती है। वहीं दूसरी ओर आज तालिबान का सिक्का भी पश्तून नेशनलिज्म के बेसिस पर चलता है। तालिबान का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने 19वीं सेंचुरी के एंग्लो अफगान वॉर में ग्रेटर अफगानिस्तान से उसका एक मेजर हिस्सा छीन लिया। यही कारण है कि अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में रह रहे पश्तून्स ड्यूरेंट लाइन को अपना लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं मानते हैं। ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी इन दोनों देशों के रिलेशंस का सबसे बड़ा थॉर्न है। लॉ एंड ऑर्डर की पुअर कंडीशन होने के कारण यहाँ बहुत से इलीगल एक्टिविटीज प्रॉस्पर करती हैं। ऐसी एक इलीगल एक्टिविटी को हम आगे वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए अब इस डिस्कशन के नेक्स्ट फेज में चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के रिटर्न के लिए उसको सालों साल सपोर्ट किया। किंतु अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को फाइनली टेक ओवर किया, तब अफगानिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स कर गई। उनका बैंकिंग सिस्टम टूटकर चूर हो गया। इस दौरान यूएसए ने सेंट्रल बैंक्स के फंड्स फ्रीज करने स्टार्ट कर दिए। ग्लोबल पावर्स द्वारा अफगानिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी गई। फॉरेन फंडिंग उनकी जीडीपी में 45% कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन इसके बंद होने के बाद से देश एक सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस की चपेट में आ गया। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग के अनुसार आज अफगानिस्तान की 95% पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन की चपेट में आ चुकी है। इकोनॉमिक क्राइसिस को कॉम्बैट करने और इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है नेशनल बजट। किंतु तालिबान अथॉरिटीज इसको भी ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही है। मार्च 2022 में फर्स्ट फुल ईयर का बजट अप्रूव करने के बाद नेशनल बजट का टोटल वॉल्यूम $2.65 बिलियन था। तालिबान ने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू तो किया, किंतु उसकी डिटेल्स पब्लिक नहीं करी गई। पब्लिक सेक्टर की क्या प्रायोरिटीज हैं, किस तरह रिसोर्सेज डिफरेंट सेक्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिसोर्सेज के मिसयूज का रिस्क ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये मनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी हैम्पर कर देती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गर्ल्स के लिए लिमिटेड एजुकेशन और 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने में आने वाले मल्टीपल बैरियर्स लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी की लॉस के रूप में $15 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन का नुकसान करते हैं। यूनिसेफ के एस्टिमेट्स के अनुसार गर्ल्स की सेकेंडरी एजुकेशन पर लगाए गए बैन ने 12 मंथ्स में अफगान इकोनॉमी को $500 मिलियन का लॉस इंकर किया है। और आज जब विमेन के लिए सभी तरह की स्कूलिंग और वर्क बंद हो चुका है, ऐसे में अफगानिस्तान को इसका एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत से तो हम सब वाकिफ हैं। दोस्तों, यूं तो इन दोनों देशों की क्राइसिस अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, किंतु ये दोनों मिलकर एक और बड़े चैलेंज को नर्चर कर रहे हैं। ये दोनों देशों की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज के इनफॉर्मल इंटीग्रेशन को नर्चर कर रहे हैं, जो हर ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स को डिफाई करता है। इस इनफॉर्मल इकोनॉमी का किसी भी फिस्कल फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी किताबी लॉ से नहीं चलती है। हालांकि इस अंडरग्राउंड ट्रेड ने ड्यूरेंट लाइन के दोनों ही साइड्स की पॉपुलेशन को सस्टेन करने का काम किया है, किंतु उसी समय ये अपने साथ एक और बड़े मैक्रो इकोनॉमिक डिजास्टर को सस्टेन कर रहा है, और उसका नाम है अफगानिस्तान पाकिस्तान डॉलर कार्टेल। दोस्तों, यूं तो इस सिस्टम के ऑपरेशंस पर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती है, इसीलिए इसकी असल इन्फॉर्मेशन डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किंतु ये तय है कि ये इस रीजन की फॉर्मल इकोनॉमी को बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करता है। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक तालिबान टेक ओवर से पहले 2019 में इस इनफॉर्मल अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड की वैल्यू $2 बिलियन के आसपास थी। किंतु एक्सचेंज कंपनीज और फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक मोहम्मद बोस्तान क्लेम करते हैं कि आज इस अमाउंट का इलीगल ट्रेड
इस बॉर्डर से मंथली बेसिस पर कंडक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि हर मंथ अफगानिस्तान में $70 मिलियन ऑफ वर्थ का अमाउंट स्मगल होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच ऑफिशियल चैनल से होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी भी लॉस सफर करती है। पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कोऑर्डिनेटर जियाउल हक सरहदी कहते हैं कि इन दोनों के बीच ऑफिशियल ट्रेड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जान और माल दोनों का ही नुकसान चुकाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो इस मुद्दे को बहुत लंबे समय से स्टेक होल्डर्स के सामने डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत से मर्चेंट्स और बिजनेस पीपल बताते हैं कि किस तरह उनको दोनों साइड की कस्टम अथॉरिटीज से तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो पाकिस्तान में गुड्स परचेस करने के लिए जो करेंसी लेकर आते हैं उसको तालिबान ऑफिशियल्स द्वारा अक्सर सीज कर लिया जाता है। किसी भी तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इस बॉर्डर के अक्रॉस रिडंडेंट हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने पाकिस्तानी करेंसी का भी यूज बैन किया हुआ है, तो वहां वो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस के एक्सचेंज होल्ड कर सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की हर विजिट पर $1000 की हार्ड करेंसी का कैप लगाया हुआ है। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट बिजनेस लाइसेंस, इनवॉइस और करेंसी को तोरखाम और चमान बॉर्डर तक कैरी करना होता है, जहां कस्टम अप्रेजमेंट डिक्लेरेशन इशू करता है, जिसके बाद ट्रेडर्स को पाकिस्तानी बैंक में अपना पेमेंट डिपॉजिट करना पड़ता है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट शहीद हुसैन के मुताबिक बहुत सी बार ये मनी पाकिस्तानी बैंक्स में कभी डिपॉजिट ही नहीं हो पाता और वहीं के वहीं ये अफगानिस्तान में स्मगल कर दिया जाता है, क्योंकि बीच में मनी एक्सचेंजर्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंटेशंस केवल फेक पर्पस के लिए होते हैं। ड्यूरन लाइन के दोनों ओर बैठे मनी एक्सचेंजर्स एक्चुअल अनफोर्ज्ड दोनों ही तरह के ट्रेड को मैनिपुलेट करके इस कार्टल को नर्चर करते हैं, किंतु डॉलर स्मगलिंग मुख्य रूप से फोर्ज्ड ट्रेड के थ्रू ही हो पाता है। अक्सर करेंसी नोट्स को वेजिटेबल ट्रक्स में पेरिशेबल गुड्स के साथ छिपा दिया जाता है और ये ट्रक्स कस्टम स्कैनर्स को अवॉइड करते हुए बड़ी आसानी से ग्रीन चैनल्स के थ्रू पास हो जाते हैं। यूएस करेंसी डॉलर इसी मॉडल से ऑरेंज क्रेट से लेकर बीटल नट सैशेज जैसे फूड आइटम्स के साथ स्मगल की जाती हैं। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट शहीद हुसैन के मुताबिक इस डॉलर स्मगलिंग को उन्हीं 8 से 10 लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जो इस रीजन में करेंसी को मोनोपोलाइज करने के लिए एक लंबे समय से हवाला सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये हवाला सिस्टम क्या है, तो आइए उसको भी समझते हैं। दोस्तों, अरबिक में हवाला का मतलब होता है ट्रांसफर, किंतु जब इस टर्म को हिंदी और उर्दू में अडॉप्ट किया गया तो अपने ओरिजिनल सेंस के साथ साथ इसने ट्रस्ट और रेफरेंस का एडिशनल मीनिंग भी गेन किया। ये वर्ड उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसके बेसिस पर ये पूरा सिस्टम फंक्शन करता है। ये सिस्टम कोई 10-20 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसको सदियों से यूज किया जाता रहा है। सदियों पहले फार अवे लोकेशंस पर ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने के लिए इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। किसी डॉक्यूमेंटेशन या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की जरूरत ना होने के कारण ये ऑफिशियल बैंकिंग सिस्टम्स के कंपैरिजन में एक इजी, फास्ट और अफोर्डेबल सिस्टम हुआ करता था। इस एक्सचेंज प्रोसेस को हवालादार्स या हवाला डीलर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। इसका ओरिजिन 8th सेंचुरी में साउथ एशिया में हुआ, किंतु आज इसका प्रचलन पूरी दुनिया में है। खासतौर पर इस्लामिक कम्युनिटी में इसको फंड्स ट्रांसफर के ऑल्टरनेटिव मींस के रूप में यूज किया जाने लगा। लेकिन इसमें फंड्स ट्रांसफर होते कैसे हैं, इसको समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कि एरन को दूसरे शहर में रहने वाले अपने कजन राहुल को $200 भेजने हैं। इस सिस्टम के अंदर वो एक हवालादार करण के पास जाएगी और वो उसे वो अमाउंट देगी जो राहुल को वो भेजना चाहती है। अमाउंट के साथ इसमें सभी डिटेल्स जैसे कि रिसीवर का नाम, प्लेस और एक पासवर्ड भी शामिल होगा। करण रिसीवर के शहर में एक और हवालादार अक्षय को कांटेक्ट करेगा और उसको राहुल को $200 देने के लिए कहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि राहुल उनको सही पासवर्ड बता दे। इसको आप मॉडर्न डे OTP जैसा स्टेप समझ सकते हैं। सही पासवर्ड टैली करने के बाद अक्षय अपना कमीशन रखकर $200 राहुल को ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद पहला हवालादार करण दूसरे हवालादार अक्षय को $200 वापस देगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां मनी का ट्रांसफर तो होता है, किंतु कैश या कोई फिजिकल मूवमेंट या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। दोस्तों, पहले इस सिस्टम को माइग्रेंट्स या लेबरर्स द्वारा अपने घर रेमिटेंसेस भेजने के लिए बड़े लेवल पर यूज किया जाता था, किंतु इसके जो फीचर्स इसको लेजिटिमेट ट्रांसफर्स के लिए एक अट्रैक्टिव एवेन्यू बनाते हैं, वही इसके इंटेंस इलेजिटिमेट यूज का भी कारण बने हैं। इसी के चलते आज ये एक
पैरेलल इकोनॉमी में तब्दील हो चुका है जहां लेजिटिमेट गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता। इसीलिए आज इसको अंडरग्राउंड बैंकिंग भी कहा जाता है। खासतौर पर साउथ एशिया के इस फ्रेजाइल रीजन में इस सिस्टम को टेररिस्ट ग्रुप्स ने खूब एक्सप्लॉइट किया है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वेपन्स और एमिनिशंस परचेज करने के लिए इस सिस्टम का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन में मिलने वाली एनोनिमिटी और पुअर ट्रैकिंग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक अट्रैक्टिव एवेन्यू बना देती है। मनी लॉन्ड्रर्स और टेररिस्ट इसी सिस्टम को यूज करते हुए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक इलीगल फंड्स भी ट्रांसफर करते हैं। इतना ही नहीं, इसको करप्ट पॉलिटिशियंस और वेल्दी सिटीजन्स टैक्स एवेड करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि अनरिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो भी ट्रेड होता है उसको टैक्स नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कार्टल्स के इलीगल मोनोपोलाइजेशन का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मनी एक्सचेंजर्स बताते हैं कि ये डॉलर कार्टल कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। इनको ट्रेडर्स और करेंसी मार्केट्स के अलग अलग सेक्शन के एक्सचेंजर्स और कोऑपरेशन के थ्रू ही सस्टेन किया जाता है। सोर्सेस की माने तो जो अथॉरिटीज इन कार्टल पर क्रैकडाउन करती हैं वही दूसरे हाथों से इनको फैसिलिटेट भी करती हैं। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सलमान शाह कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ इस इलीगल ट्रेड में पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती हैं। उसी तरह बहुत सी बार पाकिस्तानी अथॉरिटीज अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट को भी मिसयूज करती हैं। ऐसे में बहुत बार ट्रेडिंग गुड्स कभी अफगानिस्तान पहुंचते ही नहीं है, बल्कि उनको बिना किसी ड्यूटी या टैक्स के पाकिस्तान में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। किंतु इन ट्रांजैक्शन से अफगानिस्तान बाकी दूसरे गुड्स को फाइनेंस कर सकता है और इस तरह ये अनऑफिशियल इंटीग्रेटेड अफगानिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमी सस्टेन की जाती है। सिस्टमैटिक हवाला ट्रांजैक्शंस एक कंसिस्टेंट एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं और ये इस एएफ पाक बॉर्डर रीजन के अलोंग करेंसी ट्रेडिंग बिजनेस में पार्टिसिपेट करने वाले हर इंसान के लिए सेम रहता है। काबुल की सराई शाहजादे मार्केट के एक एक्सचेंजर कहते हैं कि हम इस सिस्टम में मिलने वाला कट राइटफुली डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस इंटरबैंक एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती हैं वो अपने अकाउंट्स में उन वायलेंट फोर्सेस को काउंट नहीं करती हैं जिसके थ्रू इनको गुजरना पड़ता है। खैर इसी तरह ये अफगानिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमी इन दो डिवास्टेटिंग इकोनॉमीज को रन करने का काम कर रही है। तो दोस्तों ये था एक डिस्कशन जहां पे हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में होने वाले इलीगल ट्रेड के ऊपर नजर डाली और आपको कमेंट करके बताना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा ग्लोबली और कौन से वो रीजन्स हैं जहां पे इस टाइप की इलीगल इकोनॉमी ऑपरेट करती है। और इसी के साथ जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ द हवाला सिस्टम हेल्प्स इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग and money laundering activities across the South Asian region. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।